नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कपिल यादव। आज हम बात करेंगे AIPGT 2020 का जो अभी ये पेपर हुआ है। इस पेपर में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और ऑप्शंस हमने बनाए हैं उनके क्या कुछ आंसर्स हैं और उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कितने पार्ट को क्या वेटेज मिला हुआ है, फ्यूचर में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए AIPGT 2023 में। आपके नोट्स जो हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, समिता में कहाँ कहाँ हाईलाइट कराए हुए हैं, कितनी चीज़ें जो हैं कहाँ से आई थी, वो क्वेश्चंस इजी थे या टफ थे, कैसे हमने आपको उनको याद कराया था और उन मेमोरी टेक्निक्स ने कैसे इसमें हेल्प करी है स्टूडेंट्स की उनको रिकॉल करने में। तो स्टार्ट कर देते हैं। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने जो है संहिता और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनको आप एक पर्टिकुलर संहिता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं रखते, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कभी दो संहिताओं को मिला के पूछा हुआ है। ठीक है, कभी जो पार्ट एक सब्जेक्ट जैसे मान लो स्त्री प्रसूति का है तो वो उस चरक सुश्रुत के शारीर में भी आ जा रहा है, प्लस स्त्री प्रसूति में भी आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। तो मैंने उनको एक जगह करने की कोशिश की है कि शारीर में रख दिया तो फिर स्त्री प्रसूति में नहीं रखा। तो उस एंगल से आप देख लेना कि अगर आप दूसरे एंगल से कैलकुलेट करोगे तो किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकता है। तो मैंने एक अपने तरीके से मोटा मोटा कर दिया है जो जनरली फॉलो पैटर्न होता है कि सबसे पहले चरक सुश्रुत वाग्भट में रख दिया जाए, फिर सब्जेक्ट्स को रखा जाए। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न से मैंने अरेंज किए हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हैं ये। यहाँ पे देखो, ये जो पेपर हुआ था इसमें चरक संहिता के अप्रोक्स 30 क्वेश्चन है, 120 टोटल प्रश्न थे इसमें। ठीक है, 120 प्रश्न थे, 480 नंबर का पेपर बनेगा क्योंकि एक का 4 नंबर है और -1 की नेगेटिव, 1/4 की नेगेटिव है। अब आप खुद ही अंदाजा ले, जब हम पेपर खत्म करेंगे एनालिसिस करके पूरा एक्सप्लेनेशन दे, आप ही खुद ही लगा सकते हो टॉपर कितना पा सकता है। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस से ही आ रखे थे, उसी पैटर्न से आ रखे थे, उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ तक मेरिट नंबर 1 पे कौन जाएगा और कहाँ तक कट ऑफ चली जाएगी। चरक संहिता के जो है 30 के आसपास क्वेश्चन थे, सुश्रुत संहिता के अप्रोक्स 24 थे, वाग्भट के अप्रोक्स 13 थे, 120 में से चलने लग रहे हैं ये। RM स्टेट्स के 3 क्वेश्चन थे। ऐसे जो मिसलेनियस 1 से 2 तक संहिताओं के इधर उधर रख नहीं सकते वो 2 थे। योगा पे पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चन थे। आयुष GK करंट अफेयर्स पे 5 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद से टिपिकली 2 क्वेश्चन थे। रसशास्त्र के 3 क्वेश्चन है। भेषज्य और सारंगधर के 3 क्वेश्चन है क्योंकि भेषज्य के साथ ही हम सारंगधर संहिता, आपके उसी नोट्स में सारंगधर संहिता भी लग के आती है। सारंगधर मुख्यतः है ही प्रधानतः भेषज्य का ग्रंथ, भेषज्य सारंगधर के मिला के 3 है। द्रव्य गुण के 6 क्वेश्चन हैं। भाव प्रकाश के भी अलग से 2 क्वेश्चन, टिपिकली भाव प्रकाश जिनमें है। पदार्थ के 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो चरक में डाल दिए वहाँ, तो वो भी पदार्थ में जाए तो पदार्थ के काउंट किए जा सकते हैं। टिपिकली एक जो है वो ये एक रखा है मैंने। काश्य संहिता पीडिया के 3 क्वेश्चन हैं। संस्कृत का एक ही क्वेश्चन था। माधव निदान के टिपिकली 2 क्वेश्चन है। मॉडर्न के जो है 16 क्वेश्चन थे। तो ये हो गया किसको कितना वेटेज मिला। तो वही आप देख सकते हो, वृहत्त्रयी को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है, चरक सुश्रुत वाग्भट को। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे द्रव्य गुण में। ठीक है, देन आयुष GK करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद वाले का पार्ट आ रखा है। बाकी सबके 2-3 जो है चलने लग रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो है पैटर्न है। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हैं, इजी के साथ आप समझ पाओगे कि किस क्वेश्चन का आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि ईजी था, मीडियम था, टफ था, क्या लेवल था, क्या कुछ नया पूछ लिया या वही चीज़ें रिपीट करी जा रही थी। ये सब भी आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो हैं अभी आप समझोगे, इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मे बी एग्जैक्ट ना हो, और ख़ास तौर पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपको पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आप उनमें से कोई 2 भी पता लगा ले जाओ तो भी मैचिंग वाले क्वेश्चन का आंसर लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप चारों के चारों बता के ले जाओ ही उसमें, तो वो भी एक बेनिफिट एग्जाम्स के अंदर होता। तो आओ, एग्ज़ाम मतलब कुल मिला के बात ये है कि अभी ये जितना आपको टफ लगेगा एग्जाम में उससे कहीं ज़्यादा ईजी ही लगेगा, टफ नहीं लगेगा ये। देखते हैं इसके एक एक करके, पहले चरक से शुरू कर देते हैं। चरक आचार्य के अनुसार स्नेह अनुकर्षणी मात्रा किसको कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन आपको दोनों जगह पे कराया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको पंचकर्म के नोट्स में भी करवाया हुआ है। ठीक है, प्लस में ये क्वेश्चन आपको जो हम चरक संहिता कराते हैं तो चरक सूत्र स्थान का जो स्नेह वाला अध्याय आता है 13वां, वहाँ पे भी करवाया हुआ। दोष अनुकर्षणी मात्रा चरक आचार्य 3 प्रकार की बताते हैं। सब आपको लिखी लिखाई मिलेगी और एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रखा था कि क्यों दोष अनुकर्षणी है, कैसे। ओबियसली दोष का अनुकर्षण करने वाली मात्रा उस मात्रा को कहेंगे हम जिसपे इतनी पावर है कि दोषों को खींच लाती है।
अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि इतनी पावर होना कि 200 को खींच सकती है, ये लोअर डोज के बस की बात नहीं है, इसमें हायर डोज की जरूरत पड़ेगी। हीन हीन मध्यम उत्तम या हीर्षु मध्यम उत्तम 3 तो मात्राएं थी, तो ये उत्तम मात्रा का आराम से बन जाया करता है। ठीक है, आप जाओगे तो अभी भी ये ट्रिक्स और ये हाईलाइटेड आपको अपनी बुक में नोट्स में दोनों जगह पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ अब आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि गर सोफजित, गर्विस, गर्विस तो अच्छी तरह जानते हो क्या होता है। ठीक है, गर्विस वो विष होता है जो नर को दिया जाता है। ठीक है, और कौन देता है, नारी देती है। ठीक, गर्विस वो विष होता है जो नर को दिया जाता है, नारी देती है। अब नारी की इच्छा तो है नहीं कि अपने नर को मारी दे, इच्छा उस टाइम पे जो बताया गया है कि तो वशीकरण एक करके वर्ड आता है कि इस पर्पज की उसकी इच्छा होती। तो ये नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस से मिलके बनाया जाता है, मारने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए जहरीले पदार्थों से नहीं बना है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, इसलिए हम उसको गर को ए गर करके भी याद रखा करते हैं। ओके, कि गर्विश जो है वो अविष द्रव्यों से मिलके बना हुआ था। आर्तव, जो आपका धूल मिट्टी, बाल, नाखूनों का चूरा, इस तरह की चीज़ें, तो इसे डिफरेंट डिफरेंट क्रोनिक डिजीज पीछा पकड़ लेती, मरता है नहीं इंसान। खैर, तो गर पे आए कि गर यानी कि कृत्रिम विष हो गया जो बनाया है, प्लस में सोफ स्वेलिंग है, इनको जीतने वाला कौन सा शाक है, तो ये है काल शाक। ठीक है, चरक सूत्र 27 और सुश्रुत के सूत्र 45 और 46, ये लेंदी चैप्टर है। याद करने की तरीका मैंने बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, जब आप चरक सूत्र 1 पढ़ने लग रहे हो तभी से आप एक एक वर्ग पकड़ लोगे। ठीक है, एक एक वर्ग पकड़, जैसे चरक सूत्र 1 खत्म किया, उसी के साथ चरक सूत्र 27 का एक वर्ग खत्म कर दिया। ठीक है, 12 ही तो वर्ग है, तो ऐसे धीरे धीरे एक आधा करते जब तक आप 27 में पहुंचोगे तब तक उसके सारे वर्ग खत्म हो चुके होंगे और आपको एक बार में लेंदी नहीं लगेगा वो पूरा, और इजीली रिटेन भी रह जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, चरक के अनुसार तक्र के क्या भेद है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है दो अनुकर्षणी मात्रा वाला, ना ये क्वेश्चन नया है, ना गर्सोफजित वाला क्वेश्चन नया है, और ना ही चरक के अनुसार तक्र के भेद वाला क्वेश्चन नया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आया करते हैं। ये तो गर्सोफजित वाला उतना फ्रीक्वेंटली नहीं है लेकिन रिपीटेड है, ये दोनों तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। चरक अनुसार तक्र के भेद 3 हुआ करते हैं, भाव प्रकाश के 5 बहुत फेमस है। पीछे AIPGT में ही भाव प्रकाश के 5 वाली डेफिनेशन आई कि कौन से भेद की क्या डेफिनेशन, वो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अब इन्होंने तक्र के भेद पूछ लिए, 3 है, हाईलाइट पीरियड मिलेगा आपका। चरकाचार्य ने गृहिणी प्रकरण में बता रखा है, वहाँ भी हाईलाइटेड मिलेगा इसको। और बाकी जगह पे भी जैसे विमर्श में जब आता है, जब चरक सूत्र 27 ही पढ़ते हैं तो भी वहाँ पे हमने करवा रखा है ये सब चीज़ें। और फिर चरक के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालातीत या अतीत काल वाला। चरक के अनुसार अतीत काल क्या है, इसको कालातीत भी बोल देते हैं, अतीत काल भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, वादमार्ग, सिद्धांत, तंत्रयुक्ति, तंत्रदोष। आंसर है इसका वादमार्ग। ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस, इसका रेफरेंस कुछ भी नया नहीं है। वादमार्ग हाईली रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है, तंत्रयुक्ति हाईली रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है। पूछे सिद्धांत तो ऐसा है, आपको अभी भी पढ़ा रखा है, पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर जाके सुनोगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि सिद्धांत में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। पढ़ाते वक्त बोल रखा है कि जो ना पूछ लिया गया हो ऑलरेडी, वो खूब पूछा जाता है उसके बावजूद भी। इवन सिद्धांत पे ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको नीचे मिल भी जाएगा। तो अतीत काल जो है वादमार्ग है, ये बात आपको चरक विमान स्थान 8 में जाओगे तो आपकी संहिता जो करवाई है वहाँ हाईलाइटेड भी मिल जाएगी, और पदार्थ विज्ञान के जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, मैं तो सब्जेक्ट वाइज भी करवाए हुए हैं ताकि सारी कंपेरेटिव स्टडी एक जगह पे रह जाए। ठीक है, पदार्थ विज्ञान के आपके नोट्स में भी आपको बखूबी बहुत ब्रीफ में और हाईलाइटेड चीज़ें सब मिलेंगी। नेक्स्ट पे आओ तो चरक के अनुसार निदान होते हैं, व्याधियाँ होती है, व्याधियों के भेद हैं, साध्य व्याधियों की चिकित्सा की जाती है, ये किस चीज़ के अंडर में आता है, तो ऑप्शन देखोगे तो ये सिद्धांत की बात आ रखी, किस सिद्धांत के अंडर में ये आया करता। सिद्धांत के चरक में 4 भेद हैं। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, पूरा एक पैराग्राफ है चरक में, देखोगे तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो ना पूछ लिया गया हो पहले। अब ये हिंदी में पूछा है, संस्कृत में भी पूछा जा चुका है, संति निदान निदानानी ऐसा करके श्लोक शुरू होता है। तो ये बात बता रखी थी। सर्वतंत्र सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जिसको हर कोई मानता है, सर्वमान्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है वो। ठीक है, तो बीमारियों के निदान होते हैं, हर कोई मानता है भाई बीमारी का कोई ना कोई कारण तो होता ही। बीमारियों के भेद भी सभी मानते हैं। साध्य जो बीमारियां हैं क्योरेबल, उनका इलाज भी होता है, उनका इलाज किया जाता है, ये सब बात सब मानते हैं। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इसलिए सर्वतंत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, नया नहीं है कतई भी, कभी आप सोच रहे हो कुछ नया पूछ लिया। नेक्स्ट पे आओ, स्टेटमेंट नंबर श्लोकन ये क्वेश्चन नंबर 6 पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ये दोनों ही स्टेटमेंट चरक सुश्रुत की है। सद्यो गृहित गर्भिणी के लक्षण दे रखे हैं।
अब ये जो सद्योगृहित गर्भिणी के लक्षण है ये चरक के, सुश्रुत के, वाग्भट के, संग्रह के सभी के पूछे जा चुके हैं और PTSR में हमने सबको कंपैरेटिव करवा रखा है। आप अभी भी खोल के देखोगे नोट सब एक जगह पे लिख रखे हैं और आपको अच्छी तरह हाईलाइट कर रखा है। ये तो ये पूछ रखा है, ये तो लंबा दे दिया, ये तो अभी भी कृपा की हुई है। नहीं तो छोटे छोटे वर्ड सिर्फ श्रम उठा लेगा, सिर्फ अंग साध उठा लेगा, बताओ किस में है। इवन काउंटिंग तक भी पहले पूछिए कि सुश्रुत अनुसार कितने लक्षण है, चरक अनुसार कितने हैं, अष्टांग हृदय अनुसार कितने हैं। तो एक तो बच्चे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरह से देख के घबरा जाते हैं, जबकि हमने टेस्ट सीरीज चलाई उसमें हमने खूब इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये अलग अलग खूब पूछे गए। तो आपकी बात 2 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके पूछ लिए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। दोनों जगह पे संहिताओं में जहाँ पढ़ा रखा है वहाँ पे भी आपको ये बात लिखी मिलेगी। जैसे जहाँ सुश्रुत का पढ़ा रखा है वहाँ बगल में चरक की, अष्टांग हृदय की बात भी लिखवा रखी है आपको, लेकिन खोल के देखना। और PTSR में तो ऑलरेडी प्रिंटेड है आपके नोट्स में, आप देखोगे तो मिलेगी वहाँ पे हाईलाइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। सद्यो हरति दोषाणाम महंतम अपि संचयम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जो खूब महान दोष भी हैं, बहुत बड़े हो रखे हैं, खूब संचित हो रखे हैं, उनको भी सद्यो हरण कर लेती है, शीघ्रता से हरण कर लेती है। किसके बारे में ये स्टेटमेंट कही गई है? ठीक है, ये उतना रिपीटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ये श्लोका की लाइन जो है नई मैं देख रहा हूँ जहाँ तक प्रीवियस ईयर के। हाँ, MCQ प्रैक्टिस वाले में आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये स्नूही के लिए कह रखा है। स्नूही अगर आप जाओ तो चरकाचार्य के अग्रह में भी स्नूही जो है तीक्ष्ण विरेचना नाम श्रेष्ठम कह रखा है, बहुत ही तीक्ष्ण विरेचन वाली है। इसलिए जो महान से महान दोष भी है, ठीक है, अत्यंत संचित हो रखे हो दोष, उनको भी शीघ्रता से ही हरण कर लेने वाली है। चरक कल्प स्थान अध्याय नंबर 10 का क्वेश्चन है। सुधा कल्प अध्याय का नाम है स्नूही, सुधा कल्प, महावृक्ष, ये सबसे हुंड जिसको कहते हैं, तीक्ष्णतम विरेचन द्रव्य है। बिल्व सलाटू की चिकित्सा है, ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है क्या? नहीं है नया क्वेश्चन। ठीक है, आप चरक चिकित्सा में जाना, 28वां जो वात व्याधि वाला चैप्टर है, खोल के देखना, जो आपको हाईलाइट करा रखी है, जो वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह लिखवा रखी है, वहाँ पे आप पाओगे, लिखा हुआ मिलेगा आपकी बुक में। खोल के देखना कि आप मूवी देखते हो उसमें नाभि दिखाते रहते हैं, तो वहाँ पे एक बात लिखवा रखी थी, नाभि को देखकर बिल्लू मचला। लिख दूँ मैं? नाभि को देखकर बिल्लू मचला। ओके, अब नाभिगत जो बात है उसकी चिकित्सा में है कि बिल्व जो है, बिल्व में सिद्ध करना है, बिल्व की गुदा निकाली उसमें सिद्ध करनी मछलियाँ, मचला सीधा मछलियाँ, और उसको चिकित्सा में देते हैं। इन्होंने पूरी बात नहीं, बिल्व सलाटो लिखा हुआ, लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ट्रिक्स तक भी करवा रखी है, आप ये भी अंदाजा लगा लो। ठीक है, वहाँ का क्वेश्चन है। तो अभी तक देखो कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको परेशान कर सके। एक ये सद्य हरति दोषणाम वाली जो श्लोका की लाइन थी, ये में भी अगर आपने MCQ प्रैक्टिस की तो वहाँ तो ये आ गया होगा। नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, किस तरह से है। इसमें दिया है कफ पित्ते विशुद्धे अल्प शुद्धि में तर्पण किया जाता है। रीजन में इन्होंने दे दिया कि तर्पण जो है सद्य पोषण करता है, या स्टेटमेंट नंबर 2 दे दी। अब देखो अब बात, ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने मेरे को बताया वैसा क्वेश्चन है, मे बी कि असर्शन रीजन रहा हो, लेकिन ये मेरे पास आया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है चरक सिद्धिस्थान अध्याय नंबर 6 का। ठीक है, चरक सिद्धिस्थान अध्याय नंबर 6 में आप जाओगे, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैंने अच्छी, आप खोल के देखना अपनी चरक सिद्धि वाली बुक, प्रॉपर हाईलाइटेड है, प्रॉपर एक्सेप्शन बता रखा है कि ये रेगुलर जो फेनोमेनन चलता है आयुर्वेद का, जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसका ये एक्सेप्शन है, बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट करवाया हुआ। आप खोल के देखना एक बार उसको, चरक सिद्धिस्थान अध्याय वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय वाला। देखो कहानी कैसे चल रही है इस क्वेश्चन की। जब वमन करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, तो उसके बाद संसर्जन क्रम करवाया जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, संसर्जन क्रम जो है उसमें आपको याद करवा रखा है, पेया विलेपिम, है ना, आकृतम कृतम चे यूसम रसम स्त्रीद्वीर अथ एक सैश्च क्रमेण सेवेत विशुद्धकाय प्रधान मध्यवर शुद्धि शुद्ध। इसका तो मैंने आपको रेफरेंस भी रटवा रखा है कि चरक सिद्धिस्थान अध्याय नंबर 1 का और 1-1-11 ही श्लोक नंबर है संसर्जन क्रम वाला। पेय विलेपिम आकृतम कृतम चे यूसम रसम अथ त्रिद्वी एक चे क्रमेण सेवेत विशुद्धकाय प्रधान मध्यवर शुद्धि शुद्ध। सारा याद करने का, 4 का पहाड़ा और वो सब पढ़ा रखा है, स्नेह कर्म की तरह वो चलता है। खैर छोड़ो, तो वो जो चीज़ चल रही नॉर्मल, उसका एक्सेप्शन ये है। तो नॉर्मल तो क्या होना चाहिए था, संसर्जन क्रम कराया भाई, और उसके बाद पेया, फिर विलेपी, यूस रस, कृताकृत वाला कंसेप्ट है। मान लो कि अगर पेशेंट में ये हो कि कफ और पित्त जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए, कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम,
कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम, ये वर्ड है, ठीक है, एग्जैक्ट श्लोक का वर्ड है कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम। आगे और भी श्लोक है, तो यह इस अल्प शुद्धि मतलब कफ पित्त पूरी तरह से शोधन नहीं हुआ, यानी कि कुल मिला के जैसे मान लो वमन कराया तो वो मन में पित्तांत हो जाना चाहिए था, लेकिन पित्त पूरी तरह से नहीं हुआ। विरेचन में कफांत हुआ था तो नहीं हो पाया पूरा, अल्प शुद्धि हुई, या कहोगे असम्यक शुद्धि हुई। तो असम्यक शुद्धि में फिर पेया वाला जो रेगुलर प्रोटोकॉल है, पेया विलेपी कृतम अकृतम यूसम रसम, वो ना फॉलो करके पेया की जगह पे आप तर्पण दोगे, विलेपी की जगह पे गाढ़ा तर्पण दोगे, ये बात बताई जाती। रीजन क्या है देने का रीजन ये है कि पेय अगर दे दी जाए अल्प शुद्धि में तो पेय अभिषंद कर देती है, तर्पण जो है हल्का पड़ता है, ये अभिषंद नहीं करता, ये रीजन है। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट मुझे लग रही है, स्टेटमेंट 2 जो है मुझे गलत लग रही है, मेरे को ये फील होता है इसमें, ठीक है। तर्पण भी फिर दो, एक सद्य तर्पण है तो वो सद्य पोषण कर सकता है, लेकिन यहाँ इसके रेफरेंस में मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ये इसलिए नहीं दिया गया कि सद्य पोषण कर दे, इसलिए दिया गया कि ये अभिषंदी नहीं कर रहा, पेय अभिषंद कर रही थी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखी, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। चरक के अनुसार अष्टविध क्षीर दोष है। अब वही बात मैं फिर से बोलूंगा, स्टेटमेंट को देखे तो ऐसे घबराते पता ही नहीं क्या ही अलग कर दिया। ये क्वेश्चन क्या पहले नहीं आ रखे हैं कि बताओ चरक के अनुसार कितने क्षीर दोष है, चरक के क्षीर दोष कितने होते हैं, तो अष्ट क्षीर दोष है, कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 2, चरक अनुसार अल्प क्षीर, क्षार, उष्ण, अम्ल क्षीर, ये जो है क्षीर के दोष हैं, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। ये हारित के अनुसार है पंचक्षीर दोष, और इतना कॉमन क्वेश्चन है कि हारित के अनुसार जो क्षार क्षीर है उससे चक्षु दोष रोग होते हैं। अगर क्षार से चक्षु हुआ करते हैं, और खूब रिपीटेड, और जहाँ पे दोनों जगह पे मिलेगा, पीडीए वाले नोट्स खोलोगे वहाँ भी करवाया हुआ मिल जाएगा, चरक की संहिता खोलोगे वहाँ पे भी करवाया हुआ मिल जाएगा, चरक चिकित्सा स्थान में 30वें अध्याय में खोलोगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब अष्टक्षीर दोष है, इसकी कितनी ट्रिक बना रखी है हमने, ठीक है। अष्टक्षीर तो 8 होते हैं, उसमें वात से 3 होते हैं, पित्त से 2 होते हैं, कफ से 3 हुआ करते हैं। वात क्षीर से रफ वैर उचित नहीं, रे फे वै रे, ठीक है। रफ से रे रोक्षे, फे फेन संगात, वैर से वैरस्य, ये रुक्षता फेन संगात वैरस्य, ये वात क्षीर के हैं, ठीक है। वात पित्त दोष को विदा करो, दुर्गंधे से पाक करता है, तो विवर्णता दुर्गंधे ये पित्त वाले के हैं, स्क्रूता स्निग्धता पिछलता है कफ वाले के। कितने रटवा रखे हैं इनके अंदर के क्वेश्चन, इससे डीप क्वेश्चन ऑलरेडी उठे हुए हैं भाई, ये तो बहुत ही ऊपर का सुपरफिशियल सा क्वेश्चन है। तो ये आपको पता है, ये सही बात है, ये हरित की है, इतना कॉमन है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई, स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो गई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पे आ जाओ, योनि व्यापद, बाल ग्रह, जो इस तरह के टॉपिक है, कितने अच्छे से करेगा। आप एक बार अपने पीटीएसआर के नोट्स खोलना, बाकायदा उसमें चरक की, सुश्रुत की, हृदय की एक साथ आपको कंपैरेटिव टेबल मिलेगी, और उसके बाद जो है छोटे छोटे पॉइंट जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे छोटे छोटे करके अलग अलग लिख रखे हैं, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके उसकी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, और यहाँ पे इन्होंने अप्रजा वर्ड भी लगा के दे दिया। अप्रजा वाला असरजा बहुत क्लियर सा था, आप देखना आपके वहाँ पे भी हाईलाइटेड मिलेगा मेन में, और जो छोटे छोटे पॉइंट दे रखे वहाँ पे भी हाईलाइटेड मिलेगा। एक ये बात होगी, एक मे भी कि हो सकता है आप गर्भिणी को देख के वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम वहाँ पे याद करते हैं कि है ना, उप को छोड़ना यार, वो तो गर्भिणी है, परी को देख, ठीक है, उसे तो सर्दी डकार ये सब भी नहीं आते, है ना, ये सब चीज़ें हम याद किया करते हैं। और क्या नाम था इसका, अच्छा, लेकिन आप जब देखोगे तो यहाँ पे मैंने ना नोट्स खोलना, तो वहाँ पे मॉडर्न कंपैरिजन भी साथ साथ लिखवा रखे हैं। तो पैथिक योनि व्यापद में आपको रक्त योनि या असर्जा मिलेगा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, गर्भ होने के बावजूद भी जो है, ठीक है, वो रक्त की प्रवृत्ति उसमें हो जाया करती, तो आइडेंटिफाइबल था, कोई दिक्कत वाली थी भी नहीं बात इसमें, ठीक है। अप्रजा पे ये कन्फ्यूजन आपको एक हो सकता है, एक चक्रपाणी का एक बार क्वेश्चन आया कि चक्रपाणी ने अप्रजा अर्जस्का को कह रखा, लेकिन वो उधर से मैच नहीं हो रहा, तो बचता केवल यही वाला, तो इजीली आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, फिर से योनि व्यापद का क्वेश्चन आ लिया। ये क्वेश्चन मतलब कैसे इतने भयंकर तरीके से योनि व्यापद हमने याद किया, समझ के, ऐसे भी नहीं कि रट कर, समझ के ट्रिक लगा के। कौन सी योनि व्यापद की उत्पत्ति जो है दुष्ट शोणित से हुआ करती है, दुष्ट शोणिज्म वाली। एक तो एक क्वेश्चन नया नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पुत्र घनी है, बहुत कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा गंदा खून है, ठीक है, गंदा खून वाले पुत्र को मार दिया जाता है, तो दुष्ट शोणिज्म पुत्र घनी योनि व्यापद, ऐसा करके हमने याद कर रखा है, हर जगह मिलेगा आपको, देखना आपके वहाँ मेन वाले में भी, और जो छोटे छोटे पॉइंट लिख रखे उसमें भी दुष्ट शोणिज्म इतना रख के पूछा भाई, तो इतनी लंबी इतनी कृपा भी, सिर्फ दुष्ट शोणिज्म मैच करो पुत्र घनी, बहुत कॉमन सा पॉइंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रदर की चिकित्सा में आमलकी की कौन सी कल्पना यूज हुआ करती है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई सारी कल्पनाएं हैं, उसमें इन्होंने आमलकी की एक पूछ रखी है,
तो अमल की बीज का इन्होंने कल्क चटनी बना के उसकी, और वो जो है शहद के साथ और चीनी के साथ दे रखी है। ये पॉइंट आपको थोड़ा ये में भी की माना जा सकता है कि थोड़ा डीप हो गया, क्योंकि चटनी बनानी है कि जूस के साथ देना है, ये इसमें दिक्कत है। तो प्रदर चिकित्सा में ठीक है, आंवले की चटनी प्लस में शहद प्लस में चीनी रखना है। चरक चिकित्सा में दिया हुआ है ये, चरक चिकित्सा 30 जहाँ प्रदर आ रखा है वहाँ पे मिल जाएगा, आपको लिख सकते हो। वो PTSR के नोट्स में है ऊपर, चरक चिकित्सा में भी है, ये चरक चिकित्सा 30 वाले में मिल जाएगा आपको प्रदर चिकित्सा में। अब आ जाओ भाई, महती नीला पीड़िका कौन सी है? ये प्रमेय पीड़िका वाले क्वेश्चन है। इतने ज़्यादा अच्छे से, इतनी कंपैरेटिव स्टडी के साथ और इतनी लॉजिकल और ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चन कराएंगे कि इसमें आपको आप दिक्कत होने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा था इसमें, महती नीली पीड़िका में। ठीक है, विनता इसका आंसर है। जो इंसान बहुत विनीत होता है, बहुत विनम्र होता है ना, ठीक है, उसके पीठ पे भी लात पड़ती है और पेट पे भी लात पड़ती है ना, और बहुत गहराई तक उसको रुझा होती है। तो अवगाढ़ रुझा क्लेदा, ठीक है ना, पृष्ठे वापी उदरे वापी वा, ठीक है। लेकिन विनीत होने से ही इंसान महान भी बनता है, तो महती वर्ड इसमें आता है। और जो उसको लात पड़ी थी ना, उसे नील बहुत अच्छी कहते हैं ना, लात पड़े तो पिट के आते तो कहते हैं नील पड़ गई पूरे मांस, इतनी जोर से पिटाई करी, तो नील। ठीक है, तो ये विनीत रहेगा तो पिटेगा भी, ठीक है, पीठ पे भी लात पड़ेगी, पेड़ की। इतना विनम्र रहेगा, लोग समझते नहीं कुछ। ठीक है, तो ये करके हमने कर रखा था, विनता है ये, चरकाचार्य का है। चरकाचार्य की प्रमेय पीड़िका कहाँ पे बता रखी है? चरक सूत्र 17 में बता रखी है। ठीक है, वहीं पे साथ में हम बाकियों के भी कंपैरिजन कर लेते हैं, सबके ट्रिक बने, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी बहुत परेशान होने की बात नहीं होती। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बल्कि आसान लगते हैं। यहाँ पे तो खैर उस तरह से अरेंज नहीं, तो आपको उतनी फीलिंग नहीं आ पा रही होगी। एग्जाम में जब ये प्रॉपर होता है, एक तो मैच द फॉलोइंग की सबसे खास बात है कि ये जरूरी नहीं होता कि आपको सारे चारों के चार आए तभी आप सही आंसर, आपको दो सही पता है तो भी नीचे देख के कई बार मैच हो जाता है। मैक्सिमम टाइम सिर्फ दो पता होने से भी लग जाता है, कई के बार तो ऐसा भी भगवान की दया से लग होता है, एक पता होने से भी आंसर लग जाता है। अब इसके देखो, बहुत ही आसान आसान से योग है। ठीक है, सारे के सारे आपकी बुक्स में हाईलाइटेड है, सबकी ट्रिक्स भी बनी हुई है। देखो, सबसे पहले कंस हरित वाले को ले लो। भगवान कृष्ण जो है, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, हरि माने कृष्ण हो गए, ठीक है, उन्होंने कंस जो है उसको आपको पता है, आपने कभी कृष्ण लीला देखी हो तो लास्ट की जो सीन होती है, भगवान राम और अपने भगवान कृष्ण और कंस की जो लड़ाई होती है, तो भगवान उनको मुक्के से मारते दे दबादब। तो मुक्के से उनकी कूट कूट के इतना कूट दिया और उनको स्वेलिंग आ गई, सुझा दिया, कूट कूट के सुझा दिया। तो कंस को कूट कूट के सुझा दिया था हरि ने। ठीक है, तो हरित की जो है, कंस हरित की सुझा दिया, सोथ में काम आया करती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है, वो कंस प्रमाण को लेके मतलब है उसका आढक से। फिर आ जाए हिंगवादी चूर्ण। मान लो कि हिंगवादी, हिंगवाष्टक, हिंगवादी गुटिका कई तरह के हैं और कई जगह पे आ रखा है, तो मान लो आप कंफ्यूज हो, लेकिन वो आप ऑप्शन तो देखो इसके, और किस में आप फिट बैठाओगे। हींग जो है, हींग आपको पता पेट में गैस बन जाए, ठीक है, हींग देते हैं। और वो गुल में जो है वात दोष की प्रधानता रहती है, तो इनमें से और किस में आप भला दे देते। हिंगवाष्टक चूर्ण कितना फेमस है, गुल्म एक आचार्य अपने हैं इनका, गुल्म वाले में है वाघ भट्ट का, और उधर बैसज वाले का अजीर्ण वाले में है। ठीक है, तो हींग बहुत इजीली है गुल्म से रिलेट करना। हिंगवादी चूर्ण भी गुल्म में है, हिंगवादी घृत भी गुल्म में है, और हिंगवादी चूर्ण की गुटिका भी बना सकते हैं, हिंगवादी गुटिका भी गुल्म में है, चरक के हैं सारे। मधवासव, अब ये क्वेश्चन इतना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, इतना कॉमन रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पे ये भी पूछ रखा है मधवासव किस किस में देते हैं, तो मधवासव कुष्ठ में और प्रमेय में दोनों ही देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ये भी पूछ रखा है कि बताओ टिपिकली प्रमेय में कौन से प्रमेय में देते हैं, तो कफ पित्तज प्रमेय में देते हैं। ये भी पूछ रखा है इसकी डोज कितनी हुआ करती है, इसका दूसरा नाम है ना मधवासव, लोधरासव, ये भी पूछ रखा है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया अकेला उठ के, तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, सेम ही क्वेश्चन है, पहले भी आ रखा है कई बार। अब मैच द फॉलोइंग में आ गया, पहले एक सिंगल सिंगल आया करता। तो मधवासव जो है कुष्ठ में है। और बात सुनो, प्रमेय में जितने भी आसव उनके हमने ट्रिक बना रखी है कि प्रेम की आस जो है हमेशा मधुर लाभ देती है। ठीक है, प्रेम जो होता है ना, प्रेम की आस हमेशा जो है मधुर लाभ देती है। तो प्रेम की आस मतलब प्रमेय में जो जो आसव है वो क्या क्या है, मधुर लाभ है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, मधुर से मधवासव हो जाता है, ला से जो है, ठीक है, हम इसको लोधरासव भी ले लिया करते हैं। ठीक है, भय से भल्ला तक हो जाता है, भल्ला तक आसव है, और देती है इसे दंत्यासव, ये प्रमेय वाले हैं। और ये वाला जो है मधुआसव, इसका मतलब कि मधु की आस है, एक मधु नाम की लड़की है, उसकी आस है कि प्रेम में कुछ तो हो। ठीक है, प्रेम में है ना कुछ कुछ होता है, मूवी तो देखी, प्रेम में कुछ कुछ होता। ठीक है,
मधु की आस है कि प्रेम में कुछ कुछ होता है, तो प्रेम से प्रमेय और कुछ से कुष्ठ, ये दोनों जो है मध्वासव के हुआ करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इसका तो कहना ही क्या, सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, इनके तो कंटेंट, इनके है ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक एक कंटेंट की डोज कहाँ यूज होता है, इतना कॉमनली पूछा हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान पूछ लिया कि सीतोपलादी में राजयक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहुर्दाहव मुहुर्सित, ये किसका लक्षण है? ठीक है जी, ये चरक में भी मिलता है, माधव में भी दिया हुआ है। माधव आपको पता है कि कुछ पॉइंट यूनिक है, उसके बाकी चरक सुश्रुत भागवत की कॉपी ही है वो। तो ये खुद ही बहुत कॉमन है, ये भी नया मत समझना, पहले से रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, आपके बुक में हाईलाइटेड मिलेगा आपको जब जाके देखोगे तो, विद रीजन एक्सप्लेन। एक बार दाह हो रहा है, दाह पित्त के बगैर एक बार ठंड लग रही है, तो कफ और पित्त, ठीक है, दोनों कफ और पित्त इन्वॉल्व है, ऐसा ही लिखा मिलेगा आपकी बुक में जो संहिता में हाईलाइट करवा रखा है, मूर्धा मूर्छित, तो कफ पित्त ज्वर का। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, फाइंड करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कि कौन सी गलत है, तो गलत वाली देखनी है हमको। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नीचे पढ़ोगे तो, कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में है निरुवस्ती के व्यापद से रिलेटेड, कि निरुवस्ती का कौन सा व्यापद किन कारणों से हुआ करता है। तो क्या इस टॉपिक पे पहले क्वेश्चंस आए? हाँ आए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो सबसे पहले लिख रखा है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये पहले वाली लाइन इसका, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये जैसे चार एक साथ दे दिए, या इकलौता आया हुआ है अकेले से। अच्छा, तो निरुवस्ती जो ये क्वेश्चन आता है चरक सिद्धिस्थान अध्याय नंबर 7 का, चरक सिद्धिस्थान अध्याय नंबर 7 का क्वेश्चन है ये। चैप्टर का नाम है वस्ति व्यापद सिद्धि अध्याय। वहाँ पे निरुवस्ति के कितने व्यापद बता रखे हैं? 12 व्यापद जो है चरकाचार्य ने बता रखे हैं। नाथ योगो क्लम आत्माने हिक्का हृत प्राप्ति ऊर्धता प्रवाहिका शिरो अंगर्ति परिकर्ता परिसर्व द्वादश व्यापद और वस्तेर असम्यक योग संभव है, ठीक है। इसको हम ट्रिक से भी याद किया करते हैं, परिहक से आधे ऊर्ध्व। जब आप देखोगे ना, आप अपना ये खोलना जहाँ चरक सिद्धि स्थान 7 आपको हाईलाइट करा गया समय, तो वहाँ पहले ही पेज पे आपको ये ट्रिक लिखवाई हुई मिलेगी कि परिहक से आधे ऊर्ध्व हृदय प्लस सिर प्लस अंगों में वेदना किया करती है, ऐसा करके हम याद किया करते हैं। इसमें से मैं आपको एक दो ऐसे ही याद करा देता हूँ साथ में कॉमन, कि इसमें आदमान परिकृतिका क्लम, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये वमन विरेचन में भी है, उनके व्यापद में भी है, निरु के व्यापद में भी है। ओके, एंड खैर वापस आओ, तो ये इन्होंने डेफिनेशन उठा रखी, भाई क्लम हो रखा है तो क्लम होने का क्या रीजन है। यही जो लाइन लिखी है, मृदु कोष्ठ अल्पदोषस्य रुक्ष तीक्ष्ण अतिमात्रा, तो ये क्लम से रिलेटेड है क्या? नहीं। तो ये जो लाइन है ना, मृदु कोष्ठ अल्पदोषस्य रुक्ष तीक्ष्ण अतिमात्रा, इसका मतलब होता है एक पेशेंट है जो कोई मृदु कोष्ठ वाला है, ठीक है, और उसमें दोष जो है अल्प है, और उसको हमने क्या किया, वस्ती जो दी वो रुक्ष और तीक्ष्ण और अतिमात्रा में वस्ती दे दी, तो अब क्या उसका होगा, तो उसमें परिकर्तिका हो जाया करती। देख बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत पहले, और हमने इसको, इसका श्लोक का नहीं हाईलाइट करा रखा है मैंने, आप नोटिस करोगे तो निकने हिंदी में देखोगे तो मृदु कोष्ठ वाला रुक्ष तीक्ष्ण ही मात्रा में निर्वस्ती, ये हाईलाइट करवा रखा है नीचे, तो वही है मृदु कोष्ठ रुक्ष तीक्ष्ण ही मात्रा में। तो ये बेसिकली किसका है? ये परिकर्तिका का है, ठीक है, परिकर्तिका का है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि ऐसे कैसे याद रहेगा। तो परिकर्तिका को जब एक सर्जरी में हम डिजीज पढ़ते हैं ना, फिशर इन एनो करके, ठीक है, उसको भी परिकर्तिका कहा जाता है। तो क्या हुआ करता, फिशर इन गुद चीर कहते हैं, गुदा चिर जाती है थोड़ी सी, है ना, हार्ड स्टूल पास हुआ, हार्ड स्टूल से हल्की सी चिर गई, तो वैसा ही कुछ इसमें कि मृदु कोष्ठ वाला था, अल्पदोष वाला रुक्ष तीक्ष्ण अतिमात्रा अवस्थित है, तो चिर गई थोड़ी सी वहाँ पे, तो उस वजह से सुई चुभने जैसी वेदना और ये सब उसमें हो जाता है। इसमें फिर देते क्या है कि इक्षुरस से सिद्ध करके मनुलैठी तिल का कल थोड़ी हीलिंग वगैरह वहाँ प्रमोट करेगा, प्लस लिक्विड डाइट पे रख देते हैं उसको, क्योंकि हार्ड स्टूल फिर आएगा तो फिर दिक्कत करेगा, दूध वगैरह पे रख देते हैं उसको, ये सब चीज़ें करते हैं, और फिर दूध वाली वस्ती ये सब चीज़ें चलते हैं, थोड़ी अग्नि वृद्धि करने के लिए अम्ल द्रव्य के भोजन देते हैं। तो बेसिकली ये परिकर्तिका का है, कलम का नहीं है, तो ये बात हो जाएगी गलत। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, आम शेष निरुहेण मृदुना दोष हरेत, आम दोष शेष बचा हुआ था रोगी के शरीर में और हमने उसको दे दी मृदु निरुवस्ती। अब मृदु निरुवस्ती दे दी तो उसमें क्या होता है, ये दोष सारे प्रकोपित होंगे, जो पित्त कफ आम दोष है वायु के रास्ते को रोक देते हैं, क्लम उत्पन्न हो जाता है। तो बेसिकली क्लम की है, परिसरव की नहीं है ये। और इससे एक बहुत फेमस क्वेश्चन पहले उठ रखा है इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से, जहाँ का ये क्लम वाला है, कि इसकी चिकित्सा में चरक आचार्य ने माधु तैलिक वस्ती का यूज बता रखा है। किसका बता रखा है? माधु तैलिक वस्ती, ठीक है, माधु तैलिक वस्ती में गोमूत्र या नमक मिला के देने को बोल रखा, गोमूत्र या नमक मिलाना,
ठीक है। तो अभी मृदु दे रहे थे ना, तो गोमूत्र नमक मिलाने से थोड़ी तीक्ष्णता आ जाएगी, तो देखो अब तीक्ष्ण दे दी इसकी चिकित्सा माधु। ये क्वेश्चन क्यों आ रखा है, क्योंकि माधु तैलिक वस्ती वैसे सुश्रुत का अवदान कहा जाता है कि माधु तैलिक वस्ती बताओ किसने बताया, सुश्रुत ने, लेकिन वैसे चिकित्सा में एक जगह यहाँ चरक में भी नाम आ रखा है माधु तैलिक वस्ती का, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। उसी पैराग्राफ की पहली लाइन ये है, आम शेष निर्वीण मृदुना दोष है। तो ये सबकी डेफिनेशन हम याद कराते हैं, सबकी डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ती है कि भाई ये क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो ये क्लम की है, परिश्रव की नहीं है, तो ये बात जो है गलत हो गई। ठीक है, और ये ऊपर वाली परिकृतिका थी, तो ये ए और बी दोनों गलत हो लिए। अब नीचे आ जाओ। अब आप नेक्स्ट है भाई कि अल्पवीर्यो महादोषे रुक्षे क्रूराशय कृते, मतलब ये है कि शरीर में दोष तो जो है अधिक है, महादोषे है, शरीर रुक्ष है, आशय क्रूर है ना। और ऐसे में हमने कैसी दी थी, अल्पवीर्य वाली मेडिसिन, यानी कि इस केस में वस्ती, क्योंकि वस्ती के व्यापार थे, अल्पवीर्य वाली वस्ती हमने दे दी, तो क्या होता है, तो आदमान गैस बन जाती है। ठीक है, अल्पवीर्य वाली कुछ कर नहीं पाती, प्रॉपरली रुक भी नहीं पाती, वो वस्ती का रास्ता ही रुक जाता है। अब सोचो कि वस्ती दिए बाहर नहीं गई तो पेट में गैस बनेगी, तो आदमान हो जाएगा। आदमात वर्ड का ही मतलब होता है ना, आदमातम उद्रम वृषम, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाता है, फूल जाता है पेट, वो हालत हो जाती है इसमें। अब ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है, इस लाइन को देखो, स्निग्ध स्विन्ने महादोषे, एक पेशेंट है जिसका हमने स्नेहन स्वेदन करा दिया है, दोष उसमें खूब बड़े हुए हैं, वस्ती मृदु अल्प भेज है, उसमें हमने मृदु वस्ती दी या तो हमने कम मात्रा में दे रखी, तो क्या हुआ करता है, तो प्रवाहिका रोग उत्पन्न हो जाता है। ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि चरक आचार्य में ऐसा प्रवाहिका का डिटेल वर्णन नहीं है, तो जो प्रवाहिका का वर्णन चरक आचार्य में लिया जाता है, ये वस्ती वाले व्यापद में भी जो प्रवाहिका बता रखा है, ये डेफिनेशन भी काउंट करी जाती, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती। तो मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप नहीं कर पाते, आपने अध्ययन कर रखा है तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो ये नीचे वाले दोनों सही ऑप्शन है, ऊपर वाले मैंने सारे जो यहाँ एग्जाम में जो जो सही थे मैंने ऊपर ही लिख दिए फर्स्ट में, तो ये ऐसे करके ऊपर ए बी रोंग है, ये नीचे वाले दोनों सही हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे देखो तो भैया यहाँ मैच द फॉलोइंग का है, अनुमान के संदर्भ में मैच करवा रहे हैं। चरक विमान स्थान का ये जो है चैप्टर, चरक विमान स्थान, चौथा अध्याय। ठीक है, अध्याय का नाम होता है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय। आप ही हो विशेष ज्ञानी, आप ही हो विशेष ज्ञानी, आप तो उपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष, ये तीन जो है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी हुआ करते हैं, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में अनुमान से जानने वाले भाव, ठीक है, इतना फ्रिक्वेंटली रिपीटेड पार्ट है, हद से ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, आप ये नहीं, आप अभी रिकॉर्डेड लेक्चर पीछे वाले खोलोगे, अपनी बुक देखोगे, आपको सारे के सारे करवा रखे हैं, समझा समझा के करवा रखे हैं। ठीक है, बहुत कॉमन है, इसमें शिकायत ही नहीं कर सकते कि ये कोई नई चीज़ है या ना, इसके ऊपर भी लिखा मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खूब रिपीट होता। अच्छा जी, अब इसमें आ गए हम, करना क्या है इसमें, तो ये देखने क्रोध जो है, ठीक है, मेधा, धृति, द्वेष, इनका अनुमान कैसे लगाया जाता है। कोई आदमी क्रोध में है, ठीक है, कैसे अनुमान लगाओगे कि भैया ये बंदा क्रोध में है। ठीक है, गुस्सा हो रखा है तो द्रोह कर देगा, अभिद्रोह कर देगा, उससे पता लगेगा। ये मे भी आपके लिए टफ वर्ड रहा हो, लेकिन देखो मेधा को तो बहुत ईजिली, ठीक है, जब आपको समझाया तो भी समझाया था कि भाई जो मेधावी बच्चा है, जैसे टीचर कुछ समझा रहा है और वो बच्चे को तुरंत समझ आ गया, तो टीचर क्या कहता है, ये तो बड़ा मेधावी बालक है। ठीक है, तो ये तुरंत ग्रहण कर लेता, उसकी ग्रेस्पिंग पावर जो होती है स्टूडेंट की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेधा का अनुमान कैसे लगाया जाता है, कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसी उसकी ग्रेस्पिंग पावर है, तो तुरंत मेधा का ग्रहण, मेधा की ग्रेस्पिंग पावर होगी। धृति, धृति होता है पेशेंस, धीरज, धैर्य, कैसे पता लगता है, लालच नहीं करता। ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करे ना, हड़बड़ाहट, शांत है एकदम, ये नहीं कि लालच में कि भाई एक दिन, ऐसा नहीं, पेशेंस। ठीक है, और आपको भी हमेशा बोलते हैं जब जब धृति धैर्य पढ़ाता हूँ कि पेशेंस रखो, नहीं तो पेशेंट का इलाज करने के बजाय खुद ही पेशेंट बन जाओगे। जो बंदा, ठीक है, पेशेंस नहीं रखता, कहोगे एक तरह से जो डॉक्टर भी पेशेंस नहीं रखता, वो खुद ही पेशेंट बन जाता है एक दिन जाके। तो धृति का, धैर्य क्या है, एलोले, लालच नहीं करेगा। द्वेष, ठीक है, किसी से हम द्वेष करते, नफरत करते, ठीक, कैसे पता चलेगा, उसका प्रतिषेध करेंगे, उसका विरोध करेंगे हर जगह पे, तो वही चीज़ है। तो अनुमान थे, मैच करना है, और मैच में ध्यान रखना चारों की जरूरत पड़ती भी नहीं है, कई बार तो एक, कई बार दो, कई बार तीन से तो अधिकतर बार काम चली जाता है, चौथा मैच भी नहीं करना पड़ता, उसी से नीचे वो ABCD चूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये आ गया जिमुतक या गरागरी के प्रयोज्यांग क्या है, तो इसके प्रयोज्यांग पुष्प और फल है। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चरक कल्पस्थान का मैंने आपको एक PDF दे रखा है 2-3 पेज का, उसमें ना एक टेबल बना रखी है जिसमें जितने भी वमन के, विरेचन के कल्प है, उनके नाम, बोटेनिकल नेम, वीर्य, प्रयोज्यांग, मात्रा, कहाँ कहाँ पे वो किस किस डिजीज में होते हैं, वो कॉमन कॉमन पॉइंट लिखे, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, छाटोगे जब जाके, कि जिमुतक गरागरी का प्रयोज्यांग जो है पुष्प या फल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, शरीर वृद्धि कर भाव।
अब ये भैया इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, शरीर वृद्धि कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, खूब रिपीटेड है। शारीर वृद्धि कर भाव होते हैं 4, ठीक है। वहीं पे आपको बल वृद्धि कर भाव भी मिल जाएंगे जो 13 है चरक में। चरक शारीर 6 की बातें हैं। चरक शारीर स्थान 6ठा अध्याय, शरीर विचय शरीर, जिसमें संभाषा परिषद भी है, वहाँ की बातें हैं ये। वहाँ पे एक बहुत फेमस आहार परिणाम कर भी भाव है, ठीक है। उवा कस कस करके याद करते हैं, उष्मा वायु क्लेद स्नेह काल और संयोग, उवा कस कस, वो 6 हुआ करते हैं जो आपका आहार परिणाम कर भाव है। अच्छा जी, अब आ गए हम, ये हो गए। अब इसमें जो शरीर वृद्धि कर भाव है, इसमें मान लो कि ये आप याद कर रहे हो, कालयोग स्वभाव संसिद्धि, ये दोनों शरीर वृद्धि कर भी है, बल वृद्धि कर भी है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड आ रखा है, हम याद भी करके रखते हैं। ओके, आहार सौष्ठव होता है, एक आहार संपत होता है। संपत सिंह बलवान है, जैसे संपत सिंह लगता नहीं, पहलवान का ही नाम है। तो आहार संपत बल वृद्धि कर में आता है, जबकि आहार सौष्ठव शरीर वृद्धि कर में आता है। और एक ये अविघात, ये सारे के सारे शरीर वृद्धि कर भाव है। इजी क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहले से रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, युक्त रथ वस्ती के प्रमुख घटक द्रव्य में क्या रखा है। तो सारंगधर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे जो भैंसज्य के नोट उठाना, अल्टीमेट भैंसज्य कल्पना और सारंगधर संहिता वाला जो नोट्स उठाना, सारंगधर के पॉइंट हमने जो जो काम किया, वहाँ पे युक्त रथ वस्ती के भी घटक द्रव्य मिल जाएगा। एरंड मूल को आते जो है युक्त रथ का सारंगधर की तरफ से घटक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, दीनता सव्यथु ग्लानि पांडुता न अन्न कामत्व, किस ज्वर का लक्षण है। ये पुनरावर्तक ज्वर का लक्षण है, ठीक है। पुनरावर्तक ज्वर के वो फेमस किरात तिक्ता दिक्वा, तो कई बार पूछा हुआ है। तिक्त घृत उसमें दिया जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये इसके लक्षण है कि पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है पुनरावर्तन, क्योंकि बार बार हो रहा है तो पेशेंट बहुत ही दीनहीन सा हो जाता है, बॉडी पे स्वेलिंग आ सकती है, ग्लानि रहेगी, पांडुता, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। पुनरावर्तक ज्वर के ही है, चरक का ही है ये भी, चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। ये जो युक्त रस्ती है, ये सुश्रुत ने भी बता रखी है, ये सारंगधर ने भी बता रखी है। ये मैंने यहाँ पे डल गई मेरे से गलती से, इसको आप उधर वो कर लेना। और नेक्स्ट पे आ जाओ आप, इस वाले पे 23 वाले पॉइंट पे, अल्पा अल्पम बहुसो रक्तम सैशूलम उपचरेत यदा वायु विवृद्धम कृच्छ्रम। ओके, तो अल्पा अल्पम बहुसो रक्तम सैशूलम उपचरेत नहीं, उपवेश्य होता है बेसिकली, ये मिसप्रिंट हो गया, उपवेश्यते, ठीक है, उपवेश्यते, उपेक्षित हो गए। यदा वायुर्विबद्धश्च कृच्छ्रम चरती वा नैवा, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये है चरक चिकित्सा 19 का, अतिसार चिकित्सा का रिपीटेड कॉमन। एक तो होता है मतलब कि चलो पहले भी एक, ये बहुत कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। होता क्या है, इसमें बोल रखा है कि जब पेशेंट है जिसको ना रक्त अतिसार हो रखा हो, ब्लड आता हो साथ में, ठीक है, तो उसमें अगर वो ब्लड के साथ साथ पेन भी हो रहा है और बार बार मल को त्याग करता है, और कोष्ठ में वायु जो है विबद्ध हो रखी है, बड़ी कठिनता से भ्रमण करती है, रुकी रहती है, तब उसमें पिच्छावस्थी का यूज करना चाहिए। पिच्छावस्थी का यूज का बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी इजी सही हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमने टेस्ट सीरीज में खूब सारे कराए, आपको असर्शन रीजन देख लो। कफज प्रमेय 10 प्रकार के होते हैं, 10 के 10 साध्य हैं। पित्तज प्रमेय 6 प्रकार के याप्य हैं। वातज प्रमेय 4 प्रकार के होते हैं, 4 के 4 असाध्य। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक बात है, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। टोटल 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, 10 कफज वाले, 6 पित्तज वाले, 4 वातिक वाले। वातिक वाले में ही मधुमेह आता है, असाध्य है वातिक वाले। ओके, रीजन क्या क्या है इनके साध्य असाध्य, साध्य असाध्य और ये याप्य होने का? रीजन बहुत फेमस है, ठीक है, कॉमन तो है ही है, ठीक है, पूछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड तो है, और उसके साथ साथ बहुत फेमस भी, बच्चे बच्चे को आयुर्वेद में ये बात पता रहती है। तो ये तो क्वेश्चन आई थिंक सभी ने सही लगाया होगा कि देखो, जब हम सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य, प्रत्याख्य, इनके लक्षण भी पढ़ते हैं, तो हर वो डिजीज जिसमें दोष, दुष्य, देश, ऋतु, काल, ये तुल्य लक्षणों वाले हों तो वो मुश्किल की ओर जाती है। अगर अतुल्य हो, नॉन सिमिलर हो, ठीक है, तो वो सुख साध्य की ओर जाती है। प्रमेय इसका एक्सेप्शन है। प्रमेय में क्या होता है, दोष जैसे कफ है, और यहाँ पे दूष्य, दूष्य प्रमेय में दूष्य मुख्य जो है मेद रहा करता है, तो कफ और मेद दोनों सिमिलर हो गए, तो उस हिसाब से तो यूनियन स्ट्रेंथ होना चाहिए था, बलवान होना चाहिए था, ठीक है। साध्य या पे साध्य की तरफ लैंड करने थे, लेकिन एक्सेप्शन है,
ये साध्य हुआ करते हैं। ठीक है, क्यों साध्य होता है? समक्रिय होने से। बहुत कॉमन है, कभी ये मत सोचना कि टफ वाला क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कफज प्रमेय समक्रिय होने से साध्य है, पित्तज प्रमेय विषमक्रिय होने से। ठीक है, वातिज वाले में विषमक्रिय भी पॉइंट आता है, साथ में कहा था महाअत्ययिक। महा मतलब बुझली ज्यादा बड़ा, अत्य मतलब होता है विनाशकारी, अत्य वर्ड का मतलब होता है विनाश, महाविनाशकारी, क्योंकि इसमें मूलभूत धातु इन्वॉल्व हो जाती, इस वजह से असाध्य होता है। तो ये बात ठीक है, दोनों की दोनों बातें ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट पे चलो, पीपीली का संचार युग। चींटियां चलने वाली जैसी जो फीलिंग आती तो हमेशा वात के इन्वॉल्वमेंट से है। ये बात तो हमेशा जहाँ पे भी ये लक्षण आ रखा है, जैसे शोथ वगैरह में मिलेगा तो वातिक शोथ में मिलता है लक्षण, तो वात रहेगा हमेशा। ठीक है, प्लस ये मान सावरित वात का, ये भी नया क्वेश्चन नहीं है, पहले से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब तो ये रिपीटेड हो गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। पीपीली का संचार मान सावरित वात में है। ठीक है जी, ओके। तो जैसे ऐसे क्या नाम है, मांस के ऊपर चींटियां चलती हुई जी, ऐसे याद रख सकते हो आप। कफज, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, इसमें वही बात हो गई। ठीक है, वस्ती दोषों से बनाया हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये जो वस्ती, यही तो बोल दिया ना मैंने कि वस्ती दोष से वस्ती रोगों की बात हो रखी है इसमें। अब ये जो चरक आचार्य के अकॉर्डिंग वस्ती रोग या वस्ती दोष है, ठीक है, वही अपने सुश्रुत में जाके वो मूत्राघात हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, माधव का, इन चारों का ही कंपेयर कर करके खूब घोल मोल करके क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ रखे हैं इन टॉपिक्स में से। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ये बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ले लो आप, भस्मोदक वाला, ये BHU 2014 में पूछा गया था। ठीक है, और उससे पहले भी कई बार रिपीटेड है। और ऐसे ये ले लो रोचना संचूर्ण वाला, ये BHU 2007 में भी पूछा गया था। ठीक है, सुश्रुत का है बेसिकली, मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि चरक में भी विमर्श में, जब चरक सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 9, मैं सुश्रुत का बता दूं पहले तो आपको, सुश्रुत उत्तर तंत्र 58 में मिलेगा आपको, सुश्रुत उत्तर तंत्र 58 वाले में मिलेगा मूत्राघात में। लेकिन जब हम चरक में सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं तो वहाँ पे विमर्श में साथ साथ ये भस्म वाला, ठीक है, ये बहुत फेमस, ये भी वहाँ पे पढ़ते हैं। ये तो आपको याद भी बहुत ईजीली आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे याद करते हैं कि जैसे कोई इंसान है, सपोज करो उस इंसान के मूत्र में ही उसका शुक्र भी साथ साथ आने लग गया। अब शुक्र तो बहुत ही सारभूत धातु माना जाता है, अंतिम धातु है, उत्तम धातु है, वो भी मूत्र में निकलने लगा तो समझो उसकी लाइफ तो भस्म ही हो गई। ऐसा करके हम याद रखते हैं। तो मूत्र शुक्र का लक्षण होता है भस्मोदक प्रतिकासम। ठीक है, रोचना चूर्णम सन्निभम, ठीक है, ये वाला पित्तज मूत्र अवसाद का, शंख चूर्णम प्रपांडुरम, पूरा वर्ण शंख चूर्ण प्रपांडुरम, ये कफज मूत्र होता। हरिद्र वर्णम, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, हरिद्र वर्णम वाला प्रमेह के लक्षणों वाला, उष्णवात काला है ना, ये इसमें बहुत कॉमनली ना, रक्तपित्त, एक रक्तपित्त वाला, उसमें हल्दी जैसा रंग, ठीक है, और एक इसमें प्रमेह में हल्दी जैसा रंग, और एक उष्णवात में हल्दी जैसा रंग, इनकी DD पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं खूब कई बार। तो नई बात नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, सुश्रुत का है, सुश्रुत उत्तर 58 का, चाहो तो वहाँ पे शिफ्ट कर देना, मैंने विमर्श में वहाँ पे भी करा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है। आओ नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये बंधन के नियम के साथ साथ है ना, मैं ये नियम हमेशा जुड़वाता था। ठीक है, बहुत पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी बंधन के नियम में ये उपनाह वाला हमेशा डलवा देता था। वहाँ भी सुश्रुत वाले नोट्स में बंधन के में देखोगे तो मिलेगा, प्लस चरक में स्वेदन वाले में तो डाल ही रखा है हर जगह कि भाई 12 घंटे के अंदर अंदर बदलना। ये भी लिखवाता था, रात को बद्दा दिवा मुंजते, रात्रि में बांधा हो दिन में खोल दे, दिन में बांधा हो तो रात्रि में खोल दे। ठीक है, अगर मान लो ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा लंबा भी रख सकते, ये भी बात इसके क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्लास टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमने डाला ही था। ये उपन्यास वेद है, ये विधा परिहार्थ, ये ऐसा रूल बना रखा, नहीं तो क्या ना, आपने पुलटिस बांध दी है ना, विधा होने लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब ये गर्भिणी के बारे में, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि वाला। अब ये कोई नया क्वेश्चन है क्या, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि? कितना रिपीटेड क्वेश्चन है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम जाता जिसमें ना आता हो ये। और जो PTSR के यूजुअल उसमें खूब आता, और इसकी इतनी ट्रिक्स, इतनी निमोनिक्स हमने कर रखी, कहीं पे कोई गलती हो ही ना ताकि। अब जैसे गुरु गात्रता का ले लो, तो चतुर्थ माह में है, ये हमने बहुत ट्रिक से और लॉजिक दोनों तरीके से याद करा रखा था। आप खोलना अपने PTSR के नोट्स खोलना, तो वहाँ पे आपको ये बातें मिल जाएगी। ठीक है, चौथे में क्या होता है, चतुर्थ में स्थिरता आ जाती है गर्भ के अंदर, चतुर्थ में स्थिरता आ जाती है, और गर्भ में स्थिरता आने से गर्भिणी जो है गुरु गात्र क्या हो जाती है, ये एक कंसेप्ट था। दूसरा था 4 में भार, ठीक है, 4 में भार, वेट बढ़ जाता है तो गुरु गात्रता आ गई।
5वें में उसके बस जास कार्श्यता आती, पहले गुरुता फिर कार्श्यता। क्यों आते? क्योंकि पंच 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 वही मारेगा जिसके पास मसल्स अच्छी हो, ठीक है। तो मांस की वृद्धि होने लगती है गर्भ के अंदर, और मांस कहाँ से खींचेगा? मां से ही खींचेगा, तो मां कार्श्य को प्राप्त कर जाती है। सप्तम में जो है गर्भ जो है सभी भावों से पूर्ण हो जाता है, ठीक है, और इसलिए गर्भिणी क्लांतिता हो जाती है। छठे महीने में छबीला करके मैंने आपको याद करवाया था, आप देखोगे तो अभी भी आपके नोट्स में लिखा मिलेगा ये छबीला, ठीक है, छबीला। तो छठे में बल था, ठीक है, बल वर्ण की हानि हो रही थी, तो बल वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट फिर मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में मैच द फॉलोइंग में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जरूरी नहीं कि चारों की चारों की, कई बार 2 3 इतने से भी पता लग जाए तो आंसर लग जाता है। अच्छा, इसमें इन्होंने जो यूनिक इस बार दिया है, जनरली क्या है कि दूसरे पॉइंट उठाते हैं, इस बार इन्होंने कलर पे फोकस किया है कि जो पीड़िका वगैरह उनके कलर क्या है, इसमें ये चीज़ को ज़्यादा लेके फोकस किया है। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ पॉइंट ऐसे उठा लिए जो कि बहुत कॉमन है। जैसे तो पामा पे भी आ जाओ। पामा में हम बहुत कॉमनली याद किया करते हैं कि पामा होता है खाजला मामा, स्केबीज से इसको कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। इसमें चलती है भयंकर कंडुला भृशम करके वर्ड आता, अगर पूरा लिखते तो, इस लोग पूरा दिया नहीं इन्होंने, कंडुला भृशम भयंकर खुजली चलती है, औरों में भी खुजली लेकिन इसमें भयंकर खुजली है। तो पामा खाजिला मामा जो हम याद करते हैं ना, खाजिला मामा, तो खाजिला और खाज तो समझते हैं ना, खुजली करना, खाजिला कंडुला, तो ये कंडुला वर्ड तो ये यहाँ पे आ रखा है, तो बहुत इजीली पामा तो अपने पकड़ने में आ ही जाएगा। फिर विचर्चिका। विचर्चिका में हम याद रखते हैं, विचर्चिका में तो चर्चा करने लोग बैठ जाते हैं, तो इतने श्राव निकलते हैं, बहुश्रावा होती है, बहुत मज़े आते हैं। इतने मज़े आते हैं कि इंसान को भले ही खुजली चलती रहे तो भी वो श्यावा श्यावा ना, महिया वे श्यावा श्यावा गाना भी ना, श्यावा श्यावा करता रहता, अरे वाह मज़ा ही आ गया और सुनाओ। तो कंडू और श्यावा ये वाली जो है विचर्चिका में आता है। विस्फोट जो है ये श्वेत अरुण आभास वाला, ये आपको याद रखना है एक, और पूरी लाइन नहीं दी, नहीं तो इसमें संयुक्त तनु त्वचा जो अक्सर क्वेश्चन आता है वो इन्होंने मिस करके इस बार श्वेत अरुण आभास दिया है। चर्म दल। चर्म दल में चर्म का पूरा एक दल, दल मतलब गैंग चलती है, तो हर जगह स्फोट करती हुई चलती है, ठीक है ना। कहीं पे आप कोई भी आप नोटिस करना, कहीं पे भी कोई गैंग निकल जाए, ठीक है, तो गैंग वाले लोगों को ज़्यादा ही खुजली रहती है, क्योंकि ग्रुप में रहता है ना इंसान, ग्रुप में किसी को कुछ समझता नहीं, तो एक तो खुजली चलती है, और ऐसी खुजली चलती कि इसको इसको फोड़ दें उसको फोड़ दें, तो है ना, विस्फोट करते हुए स्फोट करते हुए चलते हैं। तो जो खुजली चल रही है, सफोट करते हुए चल रहे हैं, वो चर्म दल है, ठीक है, ये हम याद रखते हैं। तो यहाँ से निकल के एक विस्फोट ही बचा, तो बाकी को तो मैच करके बनाया जा सकता था क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं थी कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो वस्ती नेत्र के दोष हैं। तो वस्ती नेत्र के दोष तो आपको पता ही, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, अगेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जा चुके हैं। 8 प्रकार के वस्ती दोष होते हैं, इतना हाईली कॉमन है कि लॉजिक और श्लोक दोनों में हम लोग याद रखते हैं इसको। इसका होता है ह्रस्वम दीर्घम तनुस्थूलम जीर्णम स्थिलबंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणी वर्जियेत, ठीक है। इसके होते हैं अप्राप्ति अति गति क्षोभकर्षण क्षणन सर्वा गुद पीड़ा गति जीमा तेसाम दोषम यथाक्रमम। तो अगर मान लो ये तो श्लोक याद कर लिया हमने, क्योंकि कॉमन इतना ज़्यादा है कि अल्टीमेटली याद करना ही पड़ जाता है कि भाई इतना ही कॉमन है, जब क्यों ही फिर रिस्क लिया जाए, याद करके ख़त्म करो। स्थिल बंधन, लॉजिक देख लो, क्योंकि कई बार नहीं भी याद आता श्लोक, लॉजिक। स्थिल बंधन मतलब कि जहाँ नेत्र वस्ती का नेत्र बांधना है ना, समझो कि पुट था उसमें वो कैथेटर बांधना है, वहाँ आपने स्थिल कर दिया, ढीला छोड़ दिया, तो ढीला छोड़ दोगे तो सारा वस्ती का द्रव निकल जाएगा, परिस्राव हो जाएगा, है ना, निकल जाएगा, लीकेज हो जाएगा। और मान लो कि जो वस्ती नेत्र कैथेटर था उसका छिद्र बगल में है, पार्श्व में है, तो वो गुदा में पीड़ा करेगा, ठीक है। फिर से याद कर लो, ह्रस्वम दीर्घम तनुस्थूलम जीर्णम स्थिल बंधम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणी वर्जेत आप्राप्ति अतिगति क्षोभकर्षण क्षणन सर्वा गुद पीड़ा गति जीमाम तेसाम दोषम यथाक्रम। बहुत कॉमन है, छिक जाओगे अगर आप इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हो तो आपने छिक जाते हैं इसको आंसर लगाते लगाते, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। चरकाचार्य के हैं, सुश्रुत जी 11, पहले ये भी पूछा करता था किसके कितने हैं, उसको भी हम है ना दाता दो नेत्र करके ऐसे ऐसे निमोनिक बना के याद रखते थे। तो ये हुए चरक वाले। तो मुख्यतः चरक के आप कैलकुलेट करना चाहिए, एक दो इधर पीछे हैं जो मैंने चरक में नहीं रखे लेकिन रख सकते थे, तो कुल मिला के वही 29-30 के आसपास आ जाते। एक दो इसमें एक्स्ट्रा आ गए जो कि एक्चुअल में सुश्रुत सारंग में रख सकते थे, इधर रख दिए मैंने विमर्श की वजह से, तो अभी 30 के आसपास चरक के क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ अब आप।